हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लासेस। एज जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में हम चल रहे थे, यूनिट नंबर 1 की बात हो रही थी। और अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे यूनिट नंबर 1 को कवर करना स्टार्ट कर दिया है। कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की बात कर रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने वेक्टर, उसके बाद कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल प्लेन का डिटेल एनालिसिस किया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू लेके चलें तो हम ये वेक्टर थी की बात की थी। उसके बाद ये आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की थी, जिसमें मैंने आपको ये सिलेंड्रिकल कहा था। इमेजिनेशन करिए सिलेंडर को, उस हिसाब से सारे पॉइंट को हम इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रो फाई एंड जेड। इस पे हम लास्ट वीडियोस मैंने बनाए थे उसमें। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि स्फेरिकल सिस्टम में क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको मैंने जैसा ही कहा, ये विजुअलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है। तो ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने एक बॉल ले रखी है। अब इस बॉल का अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप देखिए, इस बॉल का कहीं ना कहीं बीच में एक सेंटर पॉइंट होगा। अब सपोज करिए उस सेंटर पॉइंट को उठा के मैं इस पीपीटी में मैंने एक्स वाई जेड प्लेन बना रखा है। आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है, देखिए रेड से मैंने ये लिखा है, ये मेरा एक्स है। इस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मेरी वाई है, और इस डायरेक्शन अपर डायरेक्शन की बात करूं तो ये मेरा जेड है। अब ये एक्स वाई जेड प्लेन का ओरिजिन है, यहाँ पर ओ पॉइंट बना रखा है मैंने, जैसे कि पहले मैंने किया था। कार्टेशियन प्लेन हो या सिलिंड्रिकल प्लेन हो, आज हम स्फेरिकल की बात करने वाले हैं। तो इस बॉल को, जो स्फेरिकल एक स्फेयर फॉर्म में है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, एग्जैक्टली उस सेंटर पॉइंट को ले जाके मैं इस एक्स वाई जेड के अगर ओ पॉइंट पे रख दूं और फिर उसका एक साइड का पोर्शन कट कर लो, तो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसा कि मैंने अपने अभी इस पीपीटी में 2D पर बना रखा है। और अगर मैं अपना वीडियो यहीं से शुरू करना चाहता हूं, सबसे पहले एक बॉल को इमेजिन कीजिए। आप उस बॉल का जो सेंटर है, उस सेंटर को आप ओ पॉइंट पर रख दीजिए। अब किसी को लग रहा होगा ओ पॉइंट कहाँ है सर? ओ पॉइंट वही है जो मेरे पीपीटी में दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए ओ पॉइंट, ये बिल्कुल सेंटर का पॉइंट ओ पॉइंट है। अब ये जो ओ पॉइंट है, इसे पॉइंट पे रख दीजिए, फिर एक साइड का पोर्शन कट कर लीजिए, तो आपको कुछ ऐसा 2D में डायग्राम दिखेगा जो मैंने पीपीटी पे बना रखा है। इसको बनाना जितना टफ है, उतना ही टफ इसको इमेजिन करना है। बट एक बार अगर आप इमेजिनेशन हो गया आपका, तो फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं। क्यों आसान होने वाली हैं? क्योंकि देखिए आप, ये वही पी पॉइंट है जिस पी पॉइंट की मैं बात कर रहा था आपसे। और अगर आप पी पॉइंट पे मुझसे पूछेंगे कि सर इसके मुझे पॉइंट के वैल्यूज बताइए, तो मैं बोलूँगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये वैल्यूज हैं। लेकिन ये वैल्यूज कब हैं? जब ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कार्टेशियन प्लेन में है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सर ये सिस्टम अगर सिलिंड्रिकल प्लेन में है, तो मैं बोलूँगा सिलिंड्रिकल प्लेन में है तो इट मस्ट बी रो फाई एंड जेड, एंड बोथ जेड आर सेम। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं, आज हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की करने वाले हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डिफाइन करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डिफाइन करते हैं आर, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं थीटा, और उसके बाद हम डिफाइन करते हैं फाई। अब पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए, सर ये जो फाई एंगल हमने कार्टेशियन में लिया है और जो हम फाई एंगल हम स्फेरिकल में ले रहे हैं, क्या वो दोनों सेम है? तो इसके आंसर के लिए देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि आप अगर कार्टेशियन प्लेन में हैं, आप कार्टेशियन प्लेन में हैं, उसका z इक्वल टू आपका, ये क्या लिखा है मैंने, सिलिंड्रिकल का z, ये दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो सिलिंड्रिकल का जो फाई होता है और स्फेरिकल का फाई जो होता है, वो बराबर होते हैं, और एजीमुथल एंगल ही दोनों का नाम होता है। अब दूसरा सवाल जो आना चाहिए आपके दिमाग में, वो आना चाहिए कि सर आपने यहाँ पर जो सिलिंड्रिकल प्लेन में तो फाई को आपने सेकंड प्लेस पे लिखा है, लेकिन स्फेरिकल में आपने इसको थर्ड प्लेस पे लिखा है, क्यों? उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। क्यों ऐसा है? ऐसा ये है कि हम हमेशा ओ पॉइंट से शुरू करते हैं, और मेरा टारगेट है कि मैं ओ पॉइंट से चल के पी पॉइंट पे पहुंच जाऊं। तो अगर ऐसा करना होगा मुझे, तो अगर ये कार्टेशियन प्लेन होता तो पहले मैं एक्स में ट्रेवल करता, फिर मैं वाई में ट्रेवल करता, फिर मैं जेड में ट्रेवल करता। इसी तरह अगर ये सिलिंड्रिकल होता तो पहले मैं रो डिस्टेंस ट्रेवल करता, इसका रेडियस, सिलिंड्रिकल का रेडियस,
और फिर मैं फाई एंगल ट्रैवल करता, फिर मैं जेड एंगल ट्रैवल करता। तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का नॉमेनक्लेचर का सिस्टम चला आ रहा है। तो इस पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि आर, थीटा और फाई की वैल्यूज़ क्या है। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये रो भी रेडियस है और आर भी रेडियस है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखिए, दोनों में फ़र्क के लिए फिर मैं वही पुराने पे जाऊँगा। ये देखिए सिलेंडर ले लिया मैंने। अब ये सिलेंड्रिकल का अगर बॉटम देखें हम, तो बॉटम का एक रेडियस है जिसको मैं रो बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेंड्रिकल सिस्टम में जो नॉमेनक्लेचर रखा है वो रो रखा है। अब इसको सिलेंडर को रख देता हूँ, अब मैं बॉल ले लेता हूँ। ये देखिए, ये एक स्फेरिकल सिस्टम है। स्फेरिकल सिस्टम में जो इसमें भी एक रेडियस है। अगर मैं बोलूँ मिड पॉइंट से अगर यहाँ सरफेस की बात करूँ तो सब में एक रेडियस है, और इसकी रेडियस जो है उस रेडियस की वैल्यू मैंने आर रखी है। सर आपने दोनों अलग अलग क्यों रखी है? वो मैंने इसलिए रखी है, क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। तो फिर दोनों को मैं सेम वैल्यू तो नहीं रख सकता। हाँ, बट अगर आंसर पूछोगे आप तो मैं बोलूंगा बोथ आर रेडियस, बट रो इज अ रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल प्लेन बॉटम साइड, बट आर इज अ रेडियस ऑफ होल स्फेयर। इस बॉल का रेडियस क्या है? वो आर है। अब आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, जो फंडामेंटल बातें हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि हम ओ से पी तक कैसे जाएंगे। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे अगर ये रेडियस कवर करनी है, तो ये देखिए, ये ओ से मैंने चलना शुरू किया, ये वाला मेरा ओ पॉइंट है, ओ से मैंने चलना शुरू किया, और देखिए मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ कहाँ? जेड की डायरेक्शन में। जेड की डायरेक्शन बढ़ते बढ़ते मुझे एक पॉइंट मिला जिसका चलिए मैं नाम रख देता हूँ एल। और एल क्या है? ये इसका सरफेस है, इसका बॉल का सरफेस है। कैसे पता? देखिए, अब इस बॉल को इमेजिन करिए। सब सपोज करिए इस बॉल के आप सेंटर पे खड़े हैं और इस बॉल के आपको टॉप पे आना है, तो आप क्या करेंगे? सेंटर से चलना शुरू करेंगे और टॉप पे आ जाएंगे आप, यानी जेड एक्सिस पे ट्रैवल करेंगे। और जेड एक्सिस ट्रैवल तब करेंगे जब आप कार्टेशियन प्लेन में हैं। अगर आप स्फेरिकल प्लेन में हैं तो मैं क्या बोलूँगा? आप आर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम। क्योंकि स्फेरिकल सिस्टम में एक्स वाई जेड नहीं होते, तो यहाँ पे अगर मैं आर लिख दूंगा तो गलत नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर जाके ओ एल इक्वल टू लिखूंगा, ओ एल देखते जाइएगा आप, इक्वल टू, तो ये क्या होगा? ये मैं आर लिख सकता हूँ। ये क्या है? ये मेरा रेडियस है ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब स्फेयर क्या है, रेडियस क्या है। अब देखिए आते हैं, एल से मुझे आगे बढ़ना है, तो अब एल से मुझे एक एंगल बनाना है थीटा डिग्री का। तो थीटा डिग्री का एंगल मैं बहुत जगह बना सकता हूँ। देखिए, थीटा डिग्री का एंगल अगर सपोज करिए मैंने वाई प्लेन पे बनाना शुरू किया तो क्या होगा? ये देखिए, ये मैं थीटा डिग्री का एंगल मूव कर रहा हूँ और थीटा डिग्री बनाकर मैं इस पॉइंट पर आ जाता हूँ। ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए एम पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करिए इस तरफ नहीं बनाता मैं, अब मैं एल को थीटा डिग्री कहाँ बनाता हूँ? इस समय जेड एक्सिस में बनाता हूँ। एल से मैंने करना शुरू किया और एक्स एक्सिस पे मैं बढ़ रहा हूँ, थीटा डिग्री बढ़ाता हुआ। अब मैं यहाँ पहुँच गया। ये मेरा क्या है? मान लीजिए सपोज करिए ये मेरा पॉइंट यहाँ तक मैं पहुँच गया है। ये मेरा पॉइंट मैं एन पॉइंट ले लेता हूँ। तो अब देखिए, आप एल से एन की तरफ जाएं या एल से एम की तरफ जाएं या आप एल से पी की तरफ जाएं, ये क्या है? ये सारा का सारा जितने भी एंगल मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ये सब थीटा है। हो सकता है आपके इमेजिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा हो, तो देखिए इस बॉल को इमेजिन करिए। सबसे पहले मैं सेंटर पे खड़ा था, फिर सेंटर से मैं क्या हुआ? मैं टॉप पे आ गया। अब इस टॉप से मेरे को एक थीटा बनाना है। थीटा कहाँ से बनाना है? जेड एक्सिस से के अक्रॉस थीटा बनाना है। तो देखिए, जेड एक्सिस से क्रॉस इस डायरेक्शन में जा भी सकता हूँ तब भी थीटा एंगल बन जाएगा, इधर जाऊंगा तो भी थीटा एंगल बन जाएगा, वापस पीछे आऊंगा तो भी। मतलब एक थीटा एंगल एक पूरा का पूरा एक सर्कल कवर कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो। अगर मैं थोड़ा सा इस बात, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से इस बात को कहना चाहूँ अपने, कि आप यहाँ पर खड़े, ये आपका सेंटर पॉइंट है ओ, और ये है आपका टॉप सरफेस ऑफ स्फेयर, ये है एल। अब आप कहीं भी किसी भी एंगल पे जाएंगे तो आपको एक थीटा, हर जगह आपको एक थीटा मिलेगा, तो एक कोन टाइप का बन जाएगा आपके लिए। अब इसको मैं ज़्यादा अगर आपको एक्सप्लेन करूँ और सही एग्जाम्पल दूँ तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो आइसक्रीम वाला कोन। मुझे मालूम है सबने ये जो आइसक्रीम वाला कोन है ना जरूर खाया होगा अपनी लाइफ में। तो आज जरा उस आइसक्रीम वाले कोन को इमेजिन करिए, और आइसक्रीम वाले कोन को इमेजिन करके आप फील करने की कोशिश कीजिए कि अगर 3D में आइसक्रीम वाला कोन बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे। ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। हर जगह इस कोन में क्या होगा? आपके हर जगह आपको थीटा लगेगा। आप अगर ये जेड एक्सिस से करेंगे, क्योंकि ये वाली एक्सिस क्या है? ये तो जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस से आप जो भी एंगल बनाएंगे वो थीटा होगा।
राइट। तो देखिए अब मैंने ये थीटा एंगल बना लिया, तो मुझे एक कोण मिल गया, बट इस कोण में तो बहुत सारे पॉइंट होंगे। देखिए इस कोण को अगर मैं काट के इससे कोण निकाल लूं, इस बॉल से एक कोण निकाल लूं, तो क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे इस कोण पर। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो बहुत सारे इस पे पॉइंट होंगे। अब बहुत सारे पॉइंट में मुझे तो पी पॉइंट तक पहुंचना है। समझ में आ रहा है ना भाई? देखो ये पी पॉइंट है, एक्चुअली मेरा गोल क्या है, मेरा गोल इस पी पॉइंट तक पहुंचना है। तो इस कोण में तो बहुत सारे पॉइंट है, तो फिर मैं करूं क्या? ये देखिए अगर मैं डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये देखिए पी के अराउंड ये बहुत सारे पॉइंट जो है कवर हो रहे हैं। इसके पीछे भी जाऊंगा तो एक पूरा का पूरा एक कोण बन रहा है। इस कोण को आप अगर इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे थीटा एंगल है क्या, है ना। यहां से इसको टच कराऊंगा तो ये भी थीटा है, इस उल्टी डायरेक्शन में बात करूं तो ये भी थीटा है। ये पूरा का पूरा एक कोण क्रिएट हो रहा है। अब लेकिन आप एक बात देखिए कि अगर मैं ये एक्स जेड प्लेन से, देखिए ये वाला मेरा एक्स है, ये एक्स मेरा लाइन है, और ये मेरा ऊपर जेड जेड लाइन है। ये देखिए ये मेरा क्या है, ये जेड है। ये मेरा क्या है, ये भी मेरा जेड है। ये जितना भी मैं परपेंडिकुलर एक्स के डाल रहा हूँ सीधा सीधा, ये सारा मेरा जेड है। तो ये पूरा का पूरा प्लेन क्या है, ये पूरा का पूरा एक्स जेड प्लेन है। अब एक्स जेड प्लेन से मैं चलना शुरू करूँ और फाई एंगल ट्रैवल करूँ, देखिए तो फाई एंगल ट्रैवल अगर मैंने किया है तो मैं कहां पर आ जाऊंगा, एक दूसरे प्लेन पे आ जाऊंगा। अब हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स मुझसे कहें सर ये कौन सा प्लेन है, तो मैं बोलूंगा भैया ये कोई प्लेन नहीं है, इस प्लेन का नाम नहीं है, लेकिन इस प्लेन पे मुझे क्या मिल गया, पी पॉइंट मिल गया है। तो मेरा जो टारगेट है ना वो खत्म हो गया, क्योंकि मेरा टारगेट है पी पॉइंट तक पहुंचना। तो अगर मैं बात करूं कि पी पॉइंट तक मैं कैसे पहुंचा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये आर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये मैंने आर डिस्टेंस ट्रेवल किया किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस पे। फिर मैंने क्या किया, थीटा एंगल बनाया कहां से, जेड एक्सिस से टूवर्ड्स, है ना, ड्रॉ ए कोन। एक कोन मैंने ड्रॉ किया जेड एक्सिस के अक्रॉस, तो मुझे ये थीटा मिल गया, उसपे मुझे बहुत सारे पॉइंट मिले। फिर मैंने एक फाई एंगल बनाया कहां से, ये मैंने बनाया है एक्स जेड प्लेन से। एक्स जेड प्लेन से मैंने एक फाइव एंगल ड्रॉ किया है। तो जब मैंने ये फाइव एंगल ड्रॉ किया तब मैं एग्जैक्टली कहां पहुंच गया, मैं अपने उस पॉइंट पर पहुंच गया जो मेरा पी का पॉइंट था। अब भाई ये इतनी बातें मेरी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर इतनी बातें किसी के समझ में नहीं आई हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आगे आ सकता है। अगर आप मुझसे कहोगे तो आपका डाउट सेशन जो क्लास होगा उसमें मैं आपको रिपीट करा दूंगा। पर्सनल कॉल और व्हाट्सएप और ऑल्सो इनवाइटेड, अपने डाउट आप रख सकते हैं, है ना। तो ये बात मेरे, क्योंकि आप देखो मैं इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए एक और डायग्राम आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, अब इस डायग्राम को देखिए, ये वही डायग्राम है। आपको लग रहा होगा सर ये क्या है, मैं बोलूंगा ये स्फेयर है। ये क्या स्फेयर है। कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या है, तो मैं बोलूंगा ये भी एक स्फेयर है, लेकिन आपको मैंने स्फेयर ड्रॉ नहीं किया है। मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जो है मैंने पेन से इसमें जो है परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारा सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये देखिए ये वही पॉइंट है पी का एक्स वाई जेड। ये क्या है, आर थीटा फाई है। ये क्या है, रो फाई जेड है। मतलब ये कि अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूं तो ये एक्स वाई जेड एकदम सही आंसर है मेरे लिए। और अगर मैं स्फेयर की बात करूं, स्फेरिकल प्लेन की बात करूं, तो ये स्फेरिकल प्लेन के लिए आर थीटा एकदम सही है। और अगर मैं सिलिंड्रिकल की बात करूं तो सिलिंड्रिकल के लिए मेरा ये वाला ऑप्शन सही है। ये क्या है, रो फाई जेड। तो आज तो हम इसकी बात करने वाले हैं, आर थीटा एंड फाई। ये मेरे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब आप सबसे पहले आप इस डायग्राम पे आए। ये डायग्राम मान लेते हैं, ये डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी है। अब आप सबसे पहले ए डायग्राम में आइए और मुझे बताइए, अगर ये पी पॉइंट से मैंने ये जो ओ तक की लाइन जो खींची हुई है, ये ओ से पी तक का जो आर है वो रेडियस आर आपके समझ में आता है। ये देखिए ये आर है, ये आपके समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए बॉल के मैं किसी भी सरफेस पॉइंट पे खड़ा हो जाऊंगा और वहां से अगर अपने सेंटर को टच करूं तो ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। तो वही तो मैंने ड्रॉ किया, रेडियस आर। अब देखिए इस रेडियस से अगर मैं परपेंडिकुलर एक लाइन डालता हूं जेड एक्सिस पे, देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन डाली है, और जैसे ही परपेंडिकुलर लाइन मैंने डाली इस पे, तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है।
अब कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा नहीं सर ये तो 90 से कम है। अगर उसको ऐसा लग रहा है इसका मतलब वो स्टूडेंट सिर्फ 2D में इमेजिन कर पा रहा है। इसका मतलब वो स्टूडेंट अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, मेरे लिए तो वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट वो मुझे बता तो रहा है कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरे लिए तो वो स्टूडेंट गड़बड़ है जिसको समझ में भी नहीं आ रहा और जो मुझे बता भी नहीं रहा। इसका मतलब है कि वो तो कॉन्सेप्ट में कभी कंफ्यूजन क्रिएट ही रहेगा उसका हमेशा। तो ये क्या करना है मुझे, देखो ये P वाले पॉइंट से यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर लाइन डालनी है, और लाइन का नाम क्या डालने वाला हूँ, इस पॉइंट का मैं L नाम डालने वाला हूँ। अब आप अगर ध्यान से देखें बी वाले डायग्राम में, तो देखिए ये वाला पी पॉइंट है और मैंने क्या किया, यहाँ से देखो एक परपेंडिकुलर लाइन ये डाल दी है इस पे जेड एक्सिस पे। तो ये वाले पॉइंट को नाम क्या देना चाहिए मुझे, एल नाम देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और ये वाले एंगल को क्या बोलना चाहिए मुझे, 90 डिग्री का एंगल। एकदम ठीक है, एकदम ठीक जा रहा है। अब वापस आ जाते हैं, और 90 डिग्री अगर ये एंगल है तो आप मुझे बताइए ये डिस्टेंस अगर मैं ट्रेवल करूं यहाँ से ओ से लेके एल तक का, ये देखिए ओ से एल तक का डिस्टेंस अगर मैं ट्रेवल करूं, तो आप इधर मत देखिए बी डायग्राम में, आप ए डायग्राम को देख के बताइए मुझे ये क्या होगा। ये देखिए ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो क्या आपको ये आर कॉस थीटा नजर नहीं आता? बताइए, आना चाहिए आपको। अब एक और बात कर लेते हैं। अब देखिए ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है पी से एल की तरफ जोड़ रही है, जो ये देखिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है, ये पी से एल की तरफ ये जुड़ी हुई है। अब बताइए ये वाली लाइन क्या है, इस वाली लाइन की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके अगर इस वाली लाइन को मैं बोलूंगा तो ये वाली लाइन को ऐसे लिख देता हूं मैं, आर साइन थीटा। बिल्कुल गलत नहीं है एकदम। एक अगर आप मैथमेटिक्स में, अगर आपने आईआईटी जेई में थोड़ा भी समय अपने जीवन का दिया है, तो इट इज़ माई गारंटी कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट लेकिन अगर किसी ने 12th में टाइम कम दिया है और अभी वो देना चाहता है, ये और खुशी की बात है। आप मुझसे कनेक्ट होइए, आपके 12th के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करा दूंगा। तो ये आ जाते हैं यहाँ पे आर कॉस थीटा, और ये आ जाते हैं परपेंडिकुलर लाइन है जो आर साइन थीटा है। तो ये दोनों वैल्यूज को मैंने फाइंड आउट कर लिया। दोनों वैल्यूज को देखिए डायग्राम बी में बहुत मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ये देखिए दोनों वैल्यूज को मैंने बताया, ये देखिए आर कॉस थीटा और ये मेरा जो है आर साइन थीटा, ये वैल्यूज तो मैंने निकाल ली। अब बात समझ में आती है कि इस वाली वैल्यूज में मैंने आर कॉस थीटा को जेड क्यों लिखा है। अब आप बताइए अगर ये जेड प्लेन में होता, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर एक्स वाई जेड प्लेन में होता तो आप कैसे लिखते, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखते। और जेड क्या होता है, किसी भी प्लेन में अगर कोई पॉइंट आप निकालते हो, सपोज करें थोड़ी देर के लिए ये भूल जाते हैं इसको, ये लीजिए आप, मैंने एक्स वाई जेड का आपका पुराना प्लेन ड्रॉ कर दिया। ये देखिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब अगर यहाँ कोई पॉइंट है पी, ये लीजिए, और मैं बोलूँ इसका एक्स जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप कैसे बताएंगे? आप क्या कहेंगे कि इस पी पॉइंट से जेड में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, और ये जो ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा ओ से, यही जो डिस्टेंस होगा, यानी इसको पॉइंट को अगर मैं एल कर दूं तो आपके लिए ओ एल इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो अब बताइए यही काम तो मैंने स्फेयर में किया है। ये पी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर एक लाइन डाली है जेड एक्सिस पे, और जेड एक्सिस पे डालने के बाद मैंने उसका वैल्यू निकाला है, वो क्या है, आर कॉस थीटा निकाला है मैंने, ये देखिए। और आर कॉस थीटा इक्वल टू मैंने जेड लिख दिया, तो बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्टेशियन प्लेन का जेड क्या होता है, तो आप बोलेंगे बहुत सिंपल है, ये तो आर कॉस थीटा कर दो तो कार्टेशियन प्लेन का जेड निकल आएगा। और आर और थीटा क्या है, ये तो स्फेरिकल प्लेन के कोऑर्डिनेट है। तो अगर आपको किसी ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट, तो आप ये कर सकते हैं। आइए अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि एक परपेंडिकुलर लाइन भी मैंने ऐसे डाली हुई है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डाली हुई है। ये क्या है, एलपी की वैल्यू है। अगर मैं ये बात करूँ ये एलपी क्या है, तो मैं बोलूँगा ये एलपी तो मेरा आर साइन थीटा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये सारे स्टूडेंट्स को आर साइन थीटा समझ में भी आ रहा होगा, इट इज़ माई गारंटी, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। बट अगर यही मैं बोलूँ कि एक सिलेंड्रिकल सिस्टम का रो है, तो अब इसमें से कुछ स्टूडेंट अनकंफर्टेबल फील करेंगे, कुछ को तो बड़ा कंफर्टेबिलिटी है, जिनकी फिजिक्स अच्छी है, वो तो इमेजिनेशन तुरंत कर लेंगे, कह देंगे सर आपने बिल्कुल ठीक बताया है। क्योंकि अब क्या करने वाला हूँ, आप देखो इस स्फेयर पे मैं था, इस स्फेयर पे कहीं पी पॉइंट था। अब पी पॉइंट से मैंने क्या किया, एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन डाली है जेड पे, जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन डाली है। और परपेंडिकुलर जो लाइन डाली है मैं बोल रहा हूँ वो है रेडियस, किसका रेडियस है, वो उस सिलेंडर का रेडियस है।
तो अब ये बात समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एक और तरीका भी है कि देखिए आर साइन थीटा का मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। चलिए ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट आपको दिख रहा है ना डायग्राम ए में, इसी का मैं परपेंडिकुलर अगर नीचे लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये मुझे पॉइंट क्या मिला, एम पॉइंट ले लेते हैं मैं। चलिए ये मुझे परपेंडिकुलर एम पॉइंट मिला। अब बताइए आप ओ से एम का डिस्टेंस जो आप ट्रेवल कर रहे हैं, ये तो अब पूरा का पूरा एक सर्कल हो गया है, क्योंकि ये मैंने कोन काटा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक सर्कल बना रहा है यहाँ पर, और इस सर्कल का ये क्या है, ये रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है। अब कोई बोलेगा कि सर ये रेडियस आर है, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये तो एक सिलेंड्रल है, सिलेंड्रिकल प्लेन पे जा रहा हूं मैं, तो सिलेंड्रिकल प्लेन का रेडियस होना चाहिए, यानी ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। तो अगर मैं रो को आर साइन थीटा लिख रहा हूं तो बिल्कुल सही लिख रहा हूं। और अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा, उसे इमीडिएटली अपने वीडियोस को स्टॉप करना है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि अगर एक भी कंफ्यूजन आपको यूनिट 1 में रह गया तो ये आगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और एक मेरे को हमेशा से एक मानना है कि कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर करके पढ़ना चाहिए, अदरवाइज उससे बेटर क्या है कि आप ना पढ़ें। ना पढ़ने से कम आपके मन में एक संतोष होगा कि आपने नहीं पढ़ा है एटलीस्ट। लेकिन ये मान लेना कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और नहीं पता होना, दैट इज ए डिजास्टर इन योर माइंड। तो फिर मैं वापस आता हूँ इसी पे और परपेंडिकुलर की बात करता हूँ। तो आर साइन थीटा बराबर रो होगा, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्शन ले लिया। देखिए पी से मैंने प्रोजेक्शन डाला और नीचे जाके मुझे ये पॉइंट मिला है जो एम पॉइंट है, और एम को अगर मैं ओ से मिलाऊंगा तो ये एक रेडियस बनेगा, लेकिन ये रेडियस एक सिलेंडर का रेडियस है, और सिलेंडर का रेडियस तो रो होता है, तो फिर मैं इसमें रो लिख देता हूँ। अब फिर बात करता हूं मैं, देखिए ए वाले डायग्राम पे वापस आता हूं। ए वाले डायग्राम पे चलिए, आप एम पॉइंट पे खड़े हैं इस समय, ये मेरा एम पॉइंट है, आप यहां पर खड़े हुए हैं। अब बताइए मुझे कि आपको पता है कि एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो फाई एंगल है, जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है वो फाई एंगल है। अब एम से आपने क्या किया, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी। एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो आपने वाई एक्सिस पे डाल दी है, तो बताइए ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर एक आपने लाइन ड्रॉ की है, कहां पर आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा। इसके बगल वाला ये एंगल कितना होगा, अरे 180 माइनस 90, ये भी 90 होगा। इसके बगल वाला ये एंगल कितना होगा वाई एक्सिस में, ये भी 90 होगा। क्यों, क्योंकि अब हम एक प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, और वो प्लेन कौन सा है, वो एक्स वाई प्लेन है। ऐसा हो सकता है, यस ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले मैंने आपको कहा था बॉल को अब जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ है, वो पॉइंट पे रखा है मैंने। तो अगर इस बॉल को मैं एग्जैक्टली हाफ कट कर दूं, एग्जैक्टली हाफ कट कर दूं, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, इस बॉल के सेंटर पॉइंट को मैंने ऊपर रख दिया। अब इस बॉल के सेंटर पॉइंट को ऊपर रख दिया है और इस बॉल को एग्जैक्टली हाफ कट कर दिया मैंने, तो जो प्लेन मुझे दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, वो एक्स वाई प्लेन दिखाई देगा। और वही तो ये प्लेन है एक्स वाई, ये जो आप प्लेन देख रहे हैं ना, अगर मैं इस वाई को पीछे ऐसे कनेक्ट कर दूं थोड़ा, ये देखिए, ये जो आप प्लेन देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो प्लेन है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा, ये जो प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन है। अब देखिए वही चीज मैंने अपने डायग्राम बी में भी ड्रॉ की है। ये देखिए मैं पीछे लाइन मिला देता हूँ, ये माइनस का वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी पीछे लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं एक्स की, पीछे देखिए ये एक्स को मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरा माइनस एक्स कह सकता हूँ इसको मैं, और इधर मैंने अगर पीछे ड्रॉ कर दिया तो इसको मैं माइनस वाई बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन है जिसपे मैंने, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए ये पी से मैंने ये प्रोजेक्शन ले लिया, प्रोजेक्शन लेके मैं कहाँ आ गया हूँ, नीचे आ गया हूँ। ये पॉइंट कौन सा, ये एम पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है मेरा, एल पॉइंट है। तो एम पॉइंट से मैंने ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये दूसरी मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है जो मेरा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल कोई मुझसे पूछेगा सर ये कितना एंगल है, तो मैं बोलूंगा दिस इज द फाई एंगल। क्यों, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के प्लेन से बन रहा है। अब आप मुझे सोच के बताइए, ये तो वही पुरानी बात हो गई जो हमने सिलिंड्रिकल प्लेन में की थी। सिलिंड्रिकल प्लेन में हमने बात की थी, तो अगर ये डिस्टेंस आपका यहाँ से ओ है, ओ से आप एम ट्रेवल कर रहे हो, और एम के बाद मैं पूछूंगा ओ एम क्या है, तो मैं लिखूंगा भाई ओ एम बराबर मेरा रो है, और ये मेरा है एन है,
ये मेरा मान लीजिए Q है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि OQ क्या है या MN क्या है, तो OQ बराबर लिख सकते हैं MN बराबर रो कॉस फाई। और अगर मैं बात पूछूं आपसे कि MQ क्या है या आपसे पूछूं ON क्या है, तो आप लिख देंगे रो साइन फाई। अब इसमें थीटा का कोई रोल नहीं है। ये देखिए थीटा, ये है ना थीटा, इसमें थीटा का कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है? क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर क्या किया, प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया। तो मैं एक्स वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहा हूँ, और एक्स वाई एक्सिस में अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है जीटा लेने का, मुझे थीटा लेने का। तो मैंने क्या किया है, OQ और MN की वैल्यूज निकाल ली है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये OQ क्या है, ये एक्स एक्सिस में ही तो ट्रैवल कर रहा है, तो ये मेरा एक्स होगा। और ये ON क्या है, ON तो मेरा वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, वाई होगा। तो अगर मैं इसके OQ के आगे इक्वल टू एक्स लिख दूं और ये MN के आगे इक्वल टू वाई लिख दूं तो गलत नहीं होगा। तो ये मेरी लास्ट की बॉटम की जो 2 लाइन लिखी हुई है, अगर किसी को स्टूडेंट को समझ में आता तो उसके लिए पूरी की पूरी जर्नी बहुत कंफर्टेबल होने वाली। कैसे कंफर्टेबल होने वाली सर? क्योंकि वो ऐसे कंफर्टेबल होने वाली है कि देखिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। आपने कहा था कि सर रो क्या होगा, तो मैं लिख दूंगा कि यार भैया रो बराबर तो मैंने अभी निकाला था आर साइन थीटा, और जेड बराबर भी मैंने निकाल लिया है आर कॉस थीटा। और अभी अभी आपने पूछा कि x बराबर क्या होगा, तो मैंने कहा रो कॉस फाई। अब अगर मैं इसमें रो की वैल्यू रख दूंगा आर साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई। और अगर मैं y की वैल्यू लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रो साइन फाई, और रो की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा साइन फाई बन जाएगा मेरा। तो क्या अल्टीमेटली किया क्या मैंने, अल्टीमेटली ये किया कि देखिए मैंने x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली, और z की वैल्यू भी निकाल ली विद हेल्प ऑफ आर थीटा एंड फाई। तो आज के बाद अगर आप मुझे आर थीटा और फाई देते हैं तो उससे मैं बड़ी आसानी से आपका एक्स वाई जेड निकाल सकता हूं। ये आपके समझ में आना चाहिए, अदरवाइज इस वीडियो का और आगे वीडियोस का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अगर इसके इसी वाले मैंने डायग्राम में लिख रखा है, ये देखिए फॉर्मूले के फॉर्म में, एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई बराबर आर साइन थीटा साइन फाई, जेड बराबर आर कॉस थीटा। कुछ स्टूडेंट के मन में ये विचार आ सकता है कि सर ये फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, हम याद कर लेते हैं, इतनी सारी मेहनत नहीं करते। तो मैं बता दूं, याद करके शायद किसी तरह आपका AKTU में तो काम चल जाएगा, बट आपके अदर भी सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बिकॉज ये समझना सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग नहीं बना रहा है, आपकी मेंटल एबिलिटी को भी स्ट्रांग कर रहा है। और अगर किसी को लगता है कि सर मुझे तो ब्रांच में नहीं रहना है, मुझे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना है, तो मैं बता दूं वहां भी सिर्फ ब्रेन को टेस्ट करते हैं। वो ये टेस्ट नहीं करते कि आपके पास कितने फॉर्मूले आपको याद हैं, हाउ मच योर ब्रेन इज स्ट्रांग टू कैपेबल एंड अंडरस्टैंड द न्यू थिंग्स। और उसमें अगर मैं बोलूँ 3D इमेजिनेशन कर लेना, ये अपने आप में एक प्रूफ है that your brain is more capable than anybody else. That's why I said at the beginning in my first lecture, if you are strong in the electromagnetic field theory, number of the subject you can command on those easily. ओके, अगेन आई कम बैक एंड आई विल रेफर कि मैंने आपको समझाया है, और मेरा हर एक स्टूडेंट जो है इसको समझ के अपने मन में इन फॉर्मूलों को बसाएगा, क्योंकि याद करने के पक्ष में मैं कभी नहीं रहता। फिर अब वापस आता हूँ मैं थोड़ा सा उसी पर स्लाइड पे। तो देखिए अगर आप आर की इमेजिन की बात करें तो ये मेरा आर का डिस्टेंस है, जिसको अगर मैं 3 पॉइंट से बात करूं तो एक्स में जा सकते हैं, वाई में, और जेड, 3 ट्रैवल करके मैं एक्स वाई जेड का पॉइंट लिख सकता हूं। इसलिए अगर आर की अगर मॉड वैल्यू आप मुझसे पूछोगे कभी कि आर की मॉड वैल्यू क्या है, तो मैं कहूंगा बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्स और वाई के स्क्वायर को कर दूंगा और जेड के स्क्वायर को जोड़ दूंगा। कोई कहेगा ऐसा सर आपने क्यों किया? तो देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर बराबर एक्चुअली क्या है, कि आर बराबर अगर आप लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ रो का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे सर? तो ऐसा ऐसे कि देखिए मैंने 2 फॉर्मूले वहां पर लिखे थे, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ये रो बराबर आर साइन थीटा, रो जेड बराबर आर कॉस थीटा। अगर आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें, मतलब मैं आर जेड स्क्वायर और रो स्क्वायर को जोड़ दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला अपना डिराइव कर लिया। यानी कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। अब देखिए एक्स और वाई किसे मैंने क्या किया, देखिए ये एक्स है और वाई है। अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रो,
बराबर रो का स्क्वायर, तो गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने इस वाले फॉर्मूले का यूज किया और इस वाले फॉर्मूले को यूज किया। तो इसी की हेल्प से मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे मैं ये वाली रो की वैल्यू को रख दूं तो ये क्या बनने वाला है मेरा फॉर्मूला, ये बनने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब आर इजकल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये भी कोई याद करने वाली बात नहीं है। इसका मतलब अगली स्लाइड पे अगर मैं आऊँ तो ये फॉर्मूला भी आपका रेडी है, जो आपको याद नहीं करना है। चलिए वापस आते हैं। अब सिलिंड्रिकल सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा कि अगर मैं पुराने सिस्टम पे चला जाऊं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan फाई की वैल्यू क्या होती, तो आपने कहा था y अपॉन एक्स। तो इसमें भी अगर मुझे फाई निकालना होगा तो मैं tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात क्या कर सकता हूँ, देखो फिर से मैं अपने इक्वेशन नंबर 1 पे और 2 पे चला जाता हूँ, रो और z को लेके। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ लिख रहा हूँ, दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। रो बराबर क्या है, r साइन थीटा, और z बराबर क्या है, r कॉस थीटा। तो अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा मेरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये मेरा आ जाएगा रो अपॉन z। तो मेरा tan थीटा अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में, रो के लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन z। तो अगर किसी कभी आपसे कोई थीटा का फॉर्मूला पूछे तो आप कहेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये क्या आ गया, आपका थीटा का फॉर्मूला आ गया, जो मैंने अपनी अगली स्लाइड में थीटा का फॉर्मूला लिख रखा है, फाई का फॉर्मूला। तो ये आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, मस्ट अंडरस्टैंड। मैं आपको बता दूं, देखिए 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। पहली कैटेगरी जिन्हें कॉन्सेप्ट से ज्यादा मतलब नहीं होता। दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की जो क्या करते हैं ना, सुन के सारा कुछ समझ लेते हैं और समझ के अपने दिमाग में ये बिलीव कर लेते हैं कि उनको सब कुछ आ गया है। एक्चुअली उन्हें आ तो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से उनकी कभी अच्छी हायर रैंक नहीं आ पाती। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मैं बहुत अंदर तक जुड़ा हूँ। कभी हम आपका हमारा सामना होगा तो बहुत सारी बातें करेंगे। पिछले 15 सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है उस बेसिस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन तीसरा स्टूडेंट होता है जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, लेकिन वो हर चीज़ की प्रैक्टिस करता है। जैसे मैंने पहले दिन से कहा आपको, आप मेरा वीडियो मत सुनिए, लेकिन अगर सुनना है तो एक कॉपी पेन बगल में रखिए और जो मैं करा रहा हूँ वो अपने आप पहले आप खुद करके देखिए उसको कॉपी पेन में, फिर आप समझिए कि आपके माइंड ने वो समझ लिया। अदरवाइज क्या करेगा, माइंड जस्ट मेरी बातें सुन लेगा, लेकिन एग्जाम टाइम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होगा, आपको वो चीज़ याद नहीं आएगी या आप मिस्टेक करेंगे और फिर बाहर आके आप ये बोलेंगे कि मुझसे सिली मिस्टेक हो गई। नो, इट इज़ नॉट अ सिली मिस्टेक, इट इज़ अ प्रैक्टिस बेस्ड मिस्टेक। यू हैव नॉट डन इनफ प्रैक्टिस। वापस जाता हूँ मैं पुरानी वाली स्लाइड पे। तो यहाँ मैंने सारी बातें कर ली, फॉर्मूलों को आपको कैसे ड्राइव करना है ना। अब यहाँ पे मैंने सिंपल सिंपल वही फॉर्मूले लिख रखे हैं। अब एक और बात समझ में आती है जिसपे मैंने की कल आपसे बात की थी कि ए एक्स होता है, ए वाई होता है और ए जेड होता है। ये क्या होता है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन में होता है। इसी तरह मैंने बात की थी कि भाई आपका एक ए रो होगा, एक ए रो होगा, एक ए फाई होगा और एक ए जेड होगा। ये कहाँ होगा, ये सिलिंड्रिकल प्लेन में होगा। इसी तरह आपका एक ए आर, ए थीटा और ए फाई होना चाहिए। और अगर किसी स्टूडेंट को ये अपने आप समझ में आना चाहिए कि सर इसमें ये होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ये कौन सा सिस्टम होगा, स्फेरिकल सिस्टम होगा। लेकिन आप एरो, ए थीटा और ए फाई के फॉर्मूले को, जो अभी एक मैट्रिक्स में मैं लिखने वाला हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला, उसको कैसे समझ के अपने मन में बसाएंगे, इसके बारे में बात करूं तो मैं थोड़ा सा ये पिछली वाली स्लाइड पे जाऊंगा। आई होप यू रिमेंबर कि ये देखिए हमारा ये क्या था, ए एक्स, ए वाई और ए जेड को हमने इस फॉर्म में लिखा था। लेकिन आपको याद होगा ये मैंने आपको कैसे बताया था, आपको बताया था यार सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स बराबर लिखना है। एक्स बराबर मैंने क्या कहा था आपको, कि एक्स बराबर आपका रो कॉस फाई होता है, और फिर वाई बराबर क्या बताया था आपको, रो साइन फाई होता है, और जेड बराबर क्या होता है आपको, ये आपका जेड होता है। यही बातें हमने की थी। तो मैंने कहा था अगर आपको पहली लाइन लिखना है तो आप इस तरह कर लीजिए कि सबसे पहले आप यहाँ पे ए एक्स लिख लीजिए, यहाँ पे ए वाई लिख लीजिए, यहाँ पे ए जेड लिख लीजिए। ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा मैट्रिक आप यहाँ ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर आप जो है ए रो लिख लीजिए, ए फाई लिख लीजिए, ए जेड लिख लीजिए। ये आपका एक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये बातें हमने की थी। सर यहाँ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ मैंने कहा था जो यहाँ पर लिखा है आप वही लिख लीजिए, कॉस फाई साइन फाई। और अब यहाँ पर मैंने कॉस फाई लिख दिया था, यहाँ पर मैंने साइन फाई लिख दिया था और यहाँ जीरो लिख दिया था, बिकॉज यहाँ तो कोई फाई का फंक्शन ही नहीं है।
ये मैंने एक याद करने का आपको एक समझ के मेथड बताया था। फिर मैंने कहा था आपको दूसरी रो लिखनी, तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए आपने ये रो के लिए तो लिख लिया, अब एफ आई के लिए लिखना है। तो एफ आई के लिए क्या बोला था मैंने कहा था कि आप एक काम करिए कि डी अपॉन डी फाई कर दीजिए। तो आपने कहा था कॉस का हो जाएगा -5, साइन का हो जाएगा cos फाई और ये हो जाएगा 0। फिर मैंने कहा था फिर आपको डी बाई डी जेड कर दीजिएगा आप, तो इसमें 0 हो गया, 0 इसमें 1 होगा बिकॉज z इक्वल टू जेड होता है। तो इस तरह से मैंने आपको एक तरीका बताया था याद करने का। तो आज मैं क्या चाहता हूं ना कि आप इस तरीके को सोच के आप भी इसका एक तरीका फाइंड आउट करिए कि मैं कैसे ये फॉर्मूला याद कर सकता हूँ। देखिए ये है ए एक्स ए वाई और ए जेड का फॉर्मूला। ये कैसे फॉर्मूला याद हो सकता है मुझे, जो मैं इजिली जो है इसको याद कर पाऊँ। तो चलिए इसकी कोशिश करते हैं। आप अगर मेरे बिना बताए कोई स्टूडेंट खुद से इसको डराइव कर पा रहा है या खुद से इसको मेथड इन्वेंट कर पा रहा है तो मैं उसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। और मेरी बिना हेल्प के अगर फॉर्मूले को समझ के वो याद कर सकता है प्रीवियस मेथड को देख के, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो मैं ये भी एक अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आगे अगर वो फुल एफर्ट डालेगा तो इसकी गेट में एक बहुत अच्छी रैंक ऑल ओवर इंडिया आ सकती है। बट आप मेरे बिना हेल्प के अगर खुद से कर पा रहे हैं अपने कॉपी पेन में बिना हेल्प के, अदरवाइज मैं तो यहाँ के आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। आपको हर चीज एकदम एक एक चीज आपको बताऊंगा। देखिए एक्स बराबर क्या है, आर साइन थीटा कॉस फाई। वाई बराबर क्या है, आर साइन थीटा साइन फाई। जेड बराबर क्या है, आर कॉस थीटा। अब मुझको ये मैट्रिक्स बनानी है जिसमें मुझे लिखना है यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पे ए वाई, यहाँ पे ए जेड। अब ये मैट्रिक्स है, मैं इक्वल टू कर देता हूँ। अब इसके में तो अब यहाँ पर क्या रखना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर मैं आर हटा दूं तो यहाँ पर मैं साइन थीटा रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं कॉस फाई रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं फिर साइन थीटा रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं साइन फाई रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं कॉस थीटा रख सकता हूँ। इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर कर रहा हूँ, स्पेस मेरे पास लिमिटेड है। मैं ए यहाँ पर मैं ए आर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ए थीटा लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं ए फाई लिख रहा हूँ। ये भी मैट्रिक्स के अंदर ही होगा, ये तो वेल नोन बात है यार, अंडरस्टूड है, इसको समझ लेना, ये यहाँ से कवर कर लेना। ओके, अब इसकी दूसरी रो लिखें तो लिखें कैसे? तो देखो ए आर तो आपने लिख दिया, अब आपको क्या लिखना है, ए थीटा लिखना है। तो बताओ ए थीटा लिखना है तो किसका डी बाई डी टी क्या करना चाहिए, डी बाई डी थीटा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि पहले भी हमने यही किया था। तो कॉस फाई तो कांस्टेंट है, थीटा साइन थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो कॉस थीटा कॉस फाई आ जाएगा इसमें, और साइन थीटा फिर मेरा ये कॉस फाई हो जाएगा, ये मेरा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये मेरा साइन फाई एज इट इज आ जाएगा क्योंकि साइन फाई तो उसमें एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अब मैं बात करूं कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो मैंने रो लिख दिया हुआ है पूरा का पूरा, ये रो मैंने कैसे लिखा, विद हेल्प ऑफ डी बाई डी थीटा करके। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे ही किया था। तो अगर मैंने पहले ऐसा किया है तो मैं अब भी ऐसा करूंगा। तो आपको फॉर्मूले को याद करने वाली तो कोई बात बची नहीं ना इसमें। अगर कोई स्टूडेंट याद कर रहा है तो बहुत साथ अपने अपना टॉर्चर कर रहा है अपने माइंड को, क्योंकि मैं तो आपको टिप एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप आराम से सारा मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब फिर वापस आते हैं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे ये ए फाई है, लास्ट वाला क्या लिखना है मुझे, ए फाई लिखना है। तो आप देखो ए फाई में मैं ये थीटा छोड़ दूंगा, इतना आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है अपने। अब कॉस फाई है तो कॉस फाई का अगर मैं डी बाई अपॉन डी फाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन फाई। अब साइन का अगर मैं करूंगा तो ये कॉस फाई बन जाएगा। अब लास्ट में क्या लिखना चाहिए, देखिए जीरो, क्योंकि वो वाला मेरे पास टर्म्स ही नहीं, तो मैं जीरो लिख दूंगा। अब आप देखेंगे ये वाला जो मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द दिस मैट्रिक्स। देखिए साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई है, फिर साइन थीटा साइन फाई है, देखिए साइन थीटा साइन फाई है, फिर कॉस थीटा है, फिर कॉस थीटा है, फिर आपका कॉस थीटा साइन फाई है, फिर देखिए इसमें कॉस थीटा कॉस फाई है, और फिर कॉस थीटा साइन फाई है, फिर माइनस साइन थीटा है, फिर माइनस साइन फाई है, कॉस फाई है और जीरो। तो ये क्या हो गया आपका, बिल्कुल आसानी से मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी है। अब हो सकता है कि स्टूडेंट को और एक प्रॉब्लम आ जाए कि सर अगर उल्टा निकालना हो तो क्या करना चाहिए। तो देखो मैंने वो भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इक्वल टू
आपको भी पता है इस पूरे का मैं क्या लिख लूंगा, इनवर्स लिखूंगा। तो मैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ये साइन थीटा है मेरा, ये कॉस फाई है। इसके बाद ये वाली जो पूरी की पूरी मेरी रो है, देख रहे हो, ये पूरी की पूरी जो मेरा है एज इट इज, जो मेरा कॉलम है, इसको कॉलम को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कहाँ, रो में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो दूसरा टर्म मैं यहाँ लिखूंगा साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पीस ऑफ केक होगा। वाई इट इज बिकॉज उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स में अच्छा टाइम दिया अपने 12th में, इसलिए बाई मिस्टेक आईआईटी या एनआईटी छूट गया है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए यही एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो अब जिसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो तो भाई मेरे पर्सनल ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी सीख सकता है। मुझे मुझे सिखाने में कोई बिल्कुल भी परहेज नहीं है, लेकिन हाँ उसको भी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप सीख लेते हैं। माइनस का साइन थीटा, अब देखिए लास्ट में मैं लिखूंगा ये माइनस साइन फाई कॉस फाई और जीरो। इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और इस पे ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई जो करने वाला हूँ मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए एक्स ए वाई, ये प्लस का है ये कुछ नहीं है, ए जेड। तो इसी की हेल्प से मैंने इसमें बना लिया। ये क्या है, ये है अगर आपको स्फेरिकल टू अगर आपको स्फेरिकल टू कार्टेशियन सिस्टम में जाना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कार्टेशियन टू स्फेरिकल जाना है तो आप इस वाले दूसरे फॉर्मूले का यूज, दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है, जो आप फॉर्मूले से कोई भी याद करने का प्रॉब्लम नहीं है, डराइव कर सकते हैं आप। इतने में आपका AKTU और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सबमिट जाएंगे, दैट इज माय पर्सनल गारंटी। अब एक और बात करना चाहूँगा आपसे, न्यूमेरिकल की बात करना चाहूँगा, लेकिन आई थिंक इज इनफ टाइम, एक बड़ा वीडियो मैंने बना दिया है। तो एक जो स्फेरिकल सिस्टम की बात करेंगे, तो न्यूमेरिकल की बात मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए मैं बोलूँगा दिस इज इनफ फॉर यू, आप अपना प्रैक्टिस करिए। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो टुडे।